तो हेलो। हाँ, बोलना। अभी मेरे को लगेगा 20 मिनट। यस, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, गेट लगा देना प्लीज। सो वी विल हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट सर्टन थिंग्स। बाकी मैं बहुत सारा चीज हम लोग एज एन होमवर्क करने वाले हैं, बिकॉज ऑल ऑफ इट इज अ टेस्ट, काइंड ऑफ अ टेस्ट ओनली। सेम 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 क्वेश्चंस है और काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसे नहीं कि नहीं आते, एग्जाम में आते हैं और अच्छी बार आते हैं। ठीक है, तो हम वो सारे क्वेश्चंस ना खुद से सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। एक ही मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से फटाफट लेते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ स्टडी मटेरियल का, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होमवर्क जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन यहाँ पे करेंगे अच्छे से। ठीक है, सो इनके सेगमेंट एसेट्स देखो, एम एन ओ पी क्यू आर इनके सेगमेंट एसेट्स थे। टोटल 200 था, करेक्ट है। ठीक है, तो इसका 10% देखो, ये लोग जब भी टेस्ट लगाते हैं ना, तो ये लोग पहले सेगमेंट रेवेन्यू पे लगाएंगे, फिर एसेट पे लगाएंगे, फिर प्रॉफिट और लॉस पे, ऐसा सीक्वेंस में लोग लगाते हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी जो है ना, आपको बहुत सारी एस एंड डब्ल्यू करनी पड़ेगी। सेम थ्योरी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, थ्योरी नहीं लिखोगे तो मार्क्स आधा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो पहले थ्योरी पढ़ते हैं जरा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सो एज पर AS 17 अ बिजनेस सेगमेंट और अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट आप तभी बोलोगे इफ its revenue from sales to external customers and from internal segment sales, ठीक है, is 10% or more of the total revenue external plus internal of all segments। करेक्ट है, ये पहला पार्ट हो गया। या फिर और इट्स सेगमेंट रिजल्ट, मतलब ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस पहले लगाते हैं और एसेट बाद में लगाते हैं। ठीक है, इट्स सेगमेंट रिजल्ट वेदर प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर ऑफ, अब ये आ जाएगा आपका ग्रेटर वाला कंडीशन। ठीक है, चाहे वो लॉस हो, सेगमेंट रिजल्ट जो है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, अगर वो 10% या उससे ज्यादा है ऑफ द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स इन प्रॉफिट, जितने भी सेगमेंट्स प्रॉफिट में है उनके कंबाइंड रिजल्ट, जितने भी सेगमेंट प्रॉफिट में है एग्रीगेटेड अमाउंट, या फिर कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन लॉस, विचेवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, इससे 10% या ज्यादा अगर सेगमेंट रिजल्ट है तो वो सेगमेंट रिपोर्टिंग सेगमेंट है। Each segment assets are 10% or more of the total assets of all segments। ठीक है, इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये तो हो गया आपकी स्टेप नंबर 1, यहां पे खत्म हो गई। स्टेप नंबर 2, एक्सटर्नल रेवेन्यू टेस्ट। इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू attributable to reportable segments, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू अगर कोई है जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को एट्रीब्यूटेबल है, करेक्ट है ना, जो अपन ने स्टेप नंबर 1 में रिपोर्टेबल बोला, constitutes less than 75% of total enterprise revenue। टोटल एंटरप्राइज की जो एक्सटर्नल रेवेन्यू, एंटरप्राइज रेवेन्यू मतलब वो एक्सटर्नल ही होती है, एंटरप्राइज रेवेन्यू में इंटरनल कंपोनेंट आ ही नहीं सकता। नहीं, है किसी की? नहीं। तो इफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल द रिपोर्टेबल सेगमेंट, लेकिन एक्सटर्नल वाली, इज constitute less than 75% of the total enterprise revenue। ठीक है, टोटल एंटरप्राइज की रेवेन्यू से अगर 75% से कम है, क्या कम है, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ ऑल रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो फिर इन दैट सिनेरियो एडिशनल सेगमेंट्स शुड बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स इवन इफ they do not meet 10% threshold
until at least 75% of the total enterprise revenue is included in reportable segments on the basis of turnover। अब यहाँ पे ये थ्योरी आपको लिखनी, ये थ्योरी आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसका SNW 2 बार कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ 2 टाइम्स देख देख के लिख लो, आपको कमांड आ जाएगा लैंग्वेज पर फ्लो पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सेगमेंट एसेट्स टोटल 200 है, ठीक है। पहले रेवेन्यू के बेसिस पे देखते हैं, 1200 का 10% कितना हुआ 120। कौन कौन रिपोर्टेबल है, एम और एन। फिर आते हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट में अगर हम एब्सोल्यूट में देखते हैं पहले, तो लॉस वाले कितने हैं 190 और 10, मतलब 200 हो गया। और 30 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 50 ये हो गया 100। 100 और 200 विच एवर इज हायर 200, तो 200 मेरा बेसलाइन हो गया। 200 का 10% कितना हुआ 20। 20 मेरा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो गया, कितना 20। तो अब इसमें से 20 कौन कौन क्रॉस कर रहा है, एम क्रॉस कर रहा है 20, है ना, एन क्रॉस कर रहा है 20 और आर क्रॉस कर रहा है 20, ठीक है, करेक्ट है। एम और एन तो वैसे भी रिपोर्टेबल हो गए थे एज पर दिस टेस्ट, तो रिजल्ट के बेसिस पे और कौन रिपोर्टेबल हुआ, ओनली आर। अब आते हैं एसेट में, तो एसेट में 20 है। 20 किस किस का निकल रहा है, क्यू का, पी का, ओ का। तो एम और एन और क्यू तो ऑलरेडी, एम एन और आर ऑलरेडी हो गए थे। अब ये ओ पी और क्यू जो है ये एसेट के कारण रिपोर्ट होते हैं। इन शॉर्ट ऑल द सेगमेंट्स आर रिपोर्ट। देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एम और एन थे, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट एम और एन, और फिर रेयर रिपोर्टेबल सेगमेंट मतलब आर। पागल अगल है क्या ये, ठीक है आर, ठीक है ना। उसके बाद में ऑन द बेसिस, हाँ अच्छा अच्छा जो भी आर, आर रिपोर्टेबल सेगमेंट सिंस द रिजल्ट इज, ठीक है। और on the basis of asset criteria all the segments except R are reportable segment, लेकिन R तो ऊपर ही आ गया। तो since all segments are covered in at least one of the above criteria, all segments have to be reported in accordance with AS 17, hence the opinion of accountant is wrong। हर क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ओपिनियन बोलेगा कि अकाउंटेंट कुछ तो फालतू ओपिनियन दे रहा है, बताइए अकाउंटेंट का ओपिनियन सही है नहीं है। तो आप पूरा लिखने के बाद में जरूर लिख देना कि वो फालतू है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करना है, पूरी थ्योरी लिखनी है, उसके बाद में कैलकुलेशन बताना है, उसके बाद में बताना है कि अकाउंटेंट फालतू है। क्लियर है क्या ना। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्लास में करा दिया, करेक्ट है। इसका कैटेगरी डालो आप सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अभी ये तुमने डाल दिया ना सेगमेंट क्राइटेरिया, अब मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। अब तुम आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी डालो सेगमेंट, ठीक है। और इसको डालो होमवर्क, ठीक है। उसके बाद में तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 को डालो होमवर्क, ये भी सेगमेंट है। 10 भी डालो सेगमेंट होमवर्क। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बेटर है मेरा टाइम सेव करने के लिए, आगे जितने भी 30 क्वेश्चन है, करीब करीब 18 से 19 क्वेश्चन सेगमेंट के ऊपर है, वो सारे तुम्हारे होमवर्क हैं, सब तुमको बिना देखे करने हैं। तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे इस एएस में जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन सारे करना, ठीक है। ओके, एक मैंने करवा दिया, कोई डाउट है क्या। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं कराता हूं, इसकी भी कम से कम 4 से 5 रेप्लिका क्वेश्चन है, ठीक है। अब वही वाली बात है कि अ कंपनी हैज इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, कि इंटर सेगमेंट कैसे ट्रांसफर प्राइस, कैसे प्राइसिंग होगी एट कॉस्ट लेस 10%। उनका पॉलिसी क्या है, कॉस्ट से 10% कम। द मार्केट प्राइसेस आर जनरली 25% अबव कॉस्ट।
इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी करेक्ट? करेक्ट है। हमने क्या बोला कि वो कॉस्ट कर सकता, कॉस्ट प्लस मार्कअप कर सकता या मार्केट प्राइस कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, हमको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिस्क्लोज कर देना। और अगर कुछ चेंज किया तो चेंज भी डिस्क्लोज कर देना। देखो, as per AS 17 requires that inter-segment transfers should be measured on the basis that enterprise actually used to price these transfers. The basis of pricing inter-segment transfers and any change therein. क्या बेसिस है, मतलब किस बेसिस पे तुम इंटर प्राइस ट्रांसफर कर रहे हो? कॉस्ट, कॉस्ट प्लस मार्कअप या फिर मार्केट प्राइस, ठीक है। एक तो वो, और दूसरा अगर आपने कुछ चेंज किया तो वो दोनों चीजें आपको डिस्क्लोज कर देना है एफएस के अंदर, ठीक है। इसमें डिस्क्लोज वाला पॉइंट एक आ गया। Hence, enterprise can have its own policy for pricing inter-segment transfers. वो खुद की पॉलिसी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Hence, inter-segment transfers may be based on cost या below cost या market price, no problem. However, whichever policies follows the same should be disclosed and applied consistently. ठीक है, करवा दिया मैंने थ्योरी कवर। इसका आप SNW लिखो into 2 times, ठीक है। अब इसके भी ना आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन में मिलेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो थ्योरी बेस्ड, वो थोड़ा केस वाइज रहेगा, लेकिन वो बोलेगा इसी के बारे में, वो सब आपको होमवर्क है, पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें डेफर्ड टैक्स है। देखो, मेसर्स XYZ लिमिटेड के पास में 3 सेगमेंट है XYZ, टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी है 10 करोड़, सेगमेंट एसेट्स है 2 करोड़, सेगमेंट एक्स की 2 करोड़ है, सेगमेंट वाई की 3 करोड़ है, सेगमेंट जेड की 5 करोड़ है। Deferred tax assets included in the assets of each segment are X में 0.5, Y में 0.4 और Z में 0.3, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब जो X की 2 है तो X की हो जाएगी 1.5, 2 माइनस 0.5, ठीक है। Y की हो जाएगी 3 माइनस 0.4 और Z की हो जाएगी 5 माइनस 0.3, ठीक है। तो देखो उन्होंने वही किया, करेक्ट है। और फिर जो आया एसेट का वैल्यू, फिर उसका अपन टोटल करेंगे, उसका 10% निकालेंगे और फिर देखिए कौन कौन रिपोर्टेबल है। कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब देखो, ये है ना, आपको एक सेगमेंटल रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। सेगमेंटल रिपोर्ट बनाना, ये क्वेश्चन है ना एग्जामिनेबल अब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये क्वेश्चन कम से कम 6 मार्क 7 मार्क के लाएंगे, लेकिन ये एग्जाम में पूछ नहीं सकते वो लोग, ठीक है। तो मैं आपको एक रिपोर्ट कवर करवाता हूँ, एक आप खुद कर ले, ये वाली खुद कर लेना, इससे बड़ी वाली कवर करा देता हूँ। जान दो, देखेंगे बाद में, ठीक है। तो वो आप पढ़ लेना, सेगमेंट रेवेन्यू है बेसिकली वो, हाँ यही वाला, एक्चुअली वो एक ही था सेगमेंट रिपोर्ट वाला। कहा गया था अपन, कहा थे, हाँ ये, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, सेगमेंट रेवेन्यू बनाना है, पहला पर्टिकुलर्स रहेगा, उसके बाद में रेवेन्यू के फिगर डिविजन्स रहेंगे, पर्टिकुलर्स डिविजन्स, 3 डिवीजन इनके पास में है, ठीक है। फिर इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन करेंगे, यहाँ पे अपन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ऐड करेंगे, यहाँ पे इंटरनल वाला निकाल देंगे अगर, तो ये कंपनी का आ गया, क्योंकि कंपनी के इंटरनल तो कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं आएंगे ना, वो तो इंटरनल है, आपस की एक जेब से दूसरी जेब में वाली बात है। तो देखो, सेगमेंट रेवेन्यू में पहले सेल्स लिखा, हेडिंग वाली सेगमेंट, ये मेन हेडिंग है, ये अपनी सब हेडिंग है, इसमें कुछ सेल डोमेस्टिक हुआ है, कुछ एक्सपोर्ट किया है। तो फोर्जिंग वाला शॉप वाला जो डिवीजन है, उसने 90 का डोमेस्टिक किया है, 6135 का एक्सपोर्ट किया है। ब्राइड बार ने 300 का एक्सपोर्ट किया है, 15270 का एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। एक्सटर्नल सेल्स ये आ गया आपके 6225, ये वो, ठीक है। तो पहला आपका स्टॉप आता है एक्सटर्नल सेल्स, इनका टोटल आपका 6795 आ गया। उसके बाद में आता है इंटर सेगमेंट सेल्स, वो आप लिखोगे, सब क्वेश्चन में दिया है, कुछ डेरिवेटिव प्रेजेंटेशन नहीं है। फिर आ गया आपका टोटल रेवेन्यू, ये आ गया 1+2, करेक्ट है। टोटल रेवेन्यू में इंटर सेगमेंट निकाल के आपका कंपनी का आ जाएगा, यस। सिमिलरली आपका सेगमेंट रिजल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपका हेड ऑफिस एक्सपेंसेस किसी में बढ़ता नहीं है, मैंने बोला था वर्ड ध्यान में रखना, हेड ऑफिस, तो वो डायरेक्टली आपका कंसोलिडेटेड में लेस होगा। फिर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 114, यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ता नहीं है, वो लेस हो जाएगा, पीबीटी आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका सिमिलरली इन्होंने एसेट्स किया है और लाइबिलिटी किया है। ये क्वेश्चन को आप गो थ्रू कर लेना, आपको प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगा, चाहिए तो एक बार बना के देख लेना, एग्जामिनेबल नहीं है, ठीक है, आएगा नहीं है एकदम, ठीक है।
अब देखो, माइक्रोटेक प्रोड्यूसेस बैटरीज फॉर स्कूटर्स के लिए बैटरी बनाते हैं, कार के लिए बनाते हैं, ट्रक के लिए बनाते हैं, और स्पेशलाइज्ड बैटरी बनाते हैं इन्वेस्टर नहीं, इन्वर्टर है वो, एंड यूपीएस। ठीक है। हाउ मेनी सेगमेंट शुड इट हैव एंड व्हाई, कितने सेगमेंट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। यहाँ पे ज्योग्राफी की तो बात ही नहीं है, ये बिजनेस है। तो आपने को देखना है रिस्क एंड रिवॉर्ड, और अपने को 5 कंडीशन देखनी है, नेचर, प्रोडक्शन, सप्लाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। पांचों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। जो इन्वर्टर वाले और यूपीएस वाले हैं वो इन लोगों से अलग रहेंगे, करेक्ट है। इनके रेगुलेशन भी शायद अलग हो सकते हैं, या कंज्यूमर तो डेफिनेटली अलग है, सप्लाई चेन अलग है, सबसे मेन लॉजिस्टिक्स अलग है। In case of Microtech, the basic product is batteries, but the risk and return of batteries for automobiles and batteries for inverters and UPS are affected by different set of factors. In case of automobile batteries, the risk and return are affected by the government policy, road conditions, quality of automobiles. Whereas in case of batteries for inverters, risk and returns are affected by power conditions, standard of living, etc. है ना। therefore it can be said that Microtech has two business segment, automobile and batteries for inverters। समझ में आया। रिस्क एंड रिवॉर्ड, नेचर वाला पूरा पॉइंट, पांचों पॉइंट लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुत इसमें ना मल्टीपल आंसर्स बनेंगे, जेनरिक है, कंक्लूजन पे मेन दबाव रहेगा कि आप कंक्लूड क्या कर रही है, कितने कितने रिपोर्टेबल सेगमेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये मैं पढ़ाता हूँ, इसके जैसे भी बहुत सारे हूबहू क्वेश्चंस है, ये ज्योग्राफिकल सेगमेंट को लेके है। कंपनी, ये थोड़ा सा ना ब्ला ब्ला है, पढ़ लेंगे थ्योरी के लिए। कंपनी ए इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट व्हिच कंस्टिट्यूट टू डिस्टिंक्ट बिजनेस सेगमेंट्स। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट ओनली। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड टू रिफ्लेक्ट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन बाय टू ब्रॉड मार्केट सेगमेंट, रूरल एंड अर्बन। कंपनी का जो एमआईएस है, कंपनी का जो तरीका है डिस्प्ले करने का, वो है रूरल और अर्बन के बेसिस पे। Besides two business segment, how should company A identify geographical segment? कंपनी A को geographical segment कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है। Do geographical segment exist within the same country? क्या सिर्फ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट ही हम लोग geographical segment बोलेंगे, या इंडिया के अंदर भी अलग अलग स्टेट में geographical segment हो सकते हैं। मैंने बताया था कि हमारी 4 ब्रांच है, चारों के वेशभूषा अलग है। AS17 explains that a single geographical segment does not include operations in economic environments with significantly डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है। अगर डिफरेंट रिस्क और रिवॉर्ड्स है तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट डेफिनेटली अलग अलग रहेंगे, अलग अलग रिस्क और रिवॉर्ड के बेसिस पे। अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट मे बी अ सिंगल कंट्री, अ ग्रुप ऑफ 2 or more country, or a region within the country. Accordingly, to identify geographical segment, company A needs to evaluate whether segment reflected in the MIS function in environments that are subject to significantly differing risk and returns। क्या आपकी जो परफॉर्मेंसेस है, क्या आपके जो कंपोनेंट्स है, वो डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न वाले सेगमेंट्स में है क्या, मतलब क्या ज्योग्राफीज ऐसी बढ़ सकती है जिनकी रिस्क और रिटर्न डिफरेंट है बेस्ड ऑन रीजनलिटी, बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। अगर हाँ, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर विद इन द सेम कंट्री चलता। लेकिन सेम कंट्री में होने के बाद में भी ज्योग्राफीज डिफरेंट इस तरीके से है कि दोनों ज्योग्राफी का रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। The standard recognizes that determining the composition of business or geographical segment involves a certain amount of judgment। स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज करता है कि भाई ये जजमेंट है, कि कौन बोलेगा कि रिस्क और रिटर्न का कोई डेफिनेशन नहीं है, जजमेंट है। Accordingly, while management information system of the company provides segment information for rural and urban, अपने क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैनेजमेंट का जो एमआईएस है उसमें रूरल और अर्बन की सेपरेट सेपरेट इंफॉर्मेशन है, और ऑब्वियसली रूरल और अर्बन में दोनों में रिस्क और रिटर्न अलग अलग होते हैं। आईफोन रूरल में नहीं बिक सकता, वो अर्बन में बिकेगा। लावा का फोन अर्बन में नहीं बिक सकता, वो रूरल में बिकेगा। रूरल अर्बन ज्योग्राफिकल सेगमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग, जजमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। अब जजमेंट लगेगा ये समझने के लिए कि वेदर दिस सेगमेंट्स आर सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंटली डिफरिंग रिस्क एंड रिटर्न। क्या ये रूरल और अर्बन जो है इनका डिफरेंट रिस्क और रिटर्न है या नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, और वो जजमेंट से ही होने वाला है बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफिकल सेगमेंट। इन मेकिंग सच जजमेंट, और ये जजमेंट बनाते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। डिफरेंट प्राइसिंग, जैसे मैंने बोला रूरल में फोन की प्राइसिंग 5000 से ऊपर नहीं हो सकती, अर्बन में फोन की प्राइसिंग सब 10,000 के ऊपर होना चाहिए। एंड अदर पॉलिसीज, एग्जांपल क्रेडिट पॉलिसीज, डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट रीजन एक्सेट्रा। ठीक है। कंपनी ए इन मेकिंग जजमेंट ऑफ आइडेंटिफाई, ठीक है, बाकी ये पूरा सेम टू सेम बराबर है।
ठीक है, ये ऊपर के 2 पैराग्राफ आपको सिर्फ लर्न करने हैं, समझने हैं। अगर ज्योग्राफिकल सेगमेंट को लेके थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कि उसमें जजमेंट इन्वॉल्व है और रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे आपको ज्योग्राफी सेगमेंट बांटने हैं। अगर भले ही सेम बिजनेस सेगमेंट हो, भले ही सेम कंट्री हो, लेकिन जो डिफरेंट सेगमेंट्स है ज्योग्राफी के बेसिस पे, अगर उनका रिस्क और रिटर्न डिफरेंट डिफरेंट है तो वो डिफरेंटली रिपोर्ट होनी चाहिए, वो सिमिलरली रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका प्राइमरी रिस्क फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी टेस्ट, बिकॉज ऑफ रीजनलिटी टेस्ट। रिस्क और रिटर्न सेगमेंट को बांटने का क्राइटेरिया है, ठीक है, उसमें बिजनेस सेगमेंट को बांटने का क्राइटेरिया इज द 5, ठीक है, और ज्योग्राफी सेगमेंट को बांटने का क्राइटेरिया इज द 2, बेस्ड ऑन एसेट लोकेशन एंड बेस्ड ऑन कंज्यूमर लोकेशन, ठीक है। लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड इज द सेंटर पीस दोनों में, ठीक है, क्लियर है। अभी इसको भी ना आप 2 टाइम्स SNW कर लो और प्लीज अच्छे से लर्न कर लेना, है ना, और इसका कैटेगरी भी डाल दो ज्योग्राफी। ये ध्यान में रखना बस, ये अच्छे से ज्योग्राफी वाला चीज आप ध्यान में रखना, ओके। ठीक है, अब देखो, पीके लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड बिजनेस सेगमेंट, ये भी देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पीके लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड बिजनेस सेगमेंट एज इट्स प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट, कि बोले हम लोग बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से सेगमेंट रिपोर्टिंग करेंगे, ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं करेंगे। इट हैज आइडेंटिफाइड इंडिया, यूएसए एंड यूके एज 3 ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, ठीक है। इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट in Indian market, which constitutes 70% of the company's sales, 25% is sold in USA and the balance is sold in UK, मतलब 5%. Is PK Limited as a part of geographical secondary segment information required to disclose segment revenue from export sales where such sales are not significant? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन फिर से। पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन बहुत बेवकूफ है। वो बोलता है कि मेरा बिजनेस सेगमेंट जो है वो प्राइमरी है और उसने ज्योग्राफिकल सेगमेंट की इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, लेकिन हमारा प्राइमरी तो बिजनेस सेगमेंट है, तो हम रिपोर्ट बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से करेंगे, हम ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं करेंगे। लेकिन अगर ज्योग्राफी का कोई, जैसे उसने बोला कि जो एक्सपोर्ट सेल्स हो रहे हैं क्या उसको रिपोर्ट करना चाहिए, तो हम बोलेंगे वो रिपोर्ट तब होंगे जब वो पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में, वो पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट 10% क्रॉस कर देगा तो वो रिपोर्ट हो जाएंगे, नहीं तो एक्सपोर्ट सेल्स रिपोर्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तेरा प्राइमरी जो है रिपोर्टिंग वो बिजनेस सेगमेंट। अब आंसर पढ़ते हैं। एज पर 17, if primary format of an enterprise for reporting segment information is business segment, बोले आपका अगर प्राइमरी सोर्स क्या है, बिजनेस सेगमेंट है, तो इट शुड आल्सो रिपोर्ट सेगमेंट रेवेन्यू फॉर फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स बाय ज्योग्राफिकल एरिया बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इट्स कस्टमर्स फॉर ईच ज्योग्राफिकल सेगमेंट whose revenue from sales to external consumers is 10% or more for enterprise revenue। अगर एंटरप्राइज रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा है तो बोले उसको रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अब देखो अगला पैराग्राफ क्या बोल रहे हैं, therefore for the purpose of disclosing secondary segment information, PK Limited is not required to disclose segment revenue from export sales to UK, since that segment does not meet 10% or more of the enterprise revenue threshold. However, other secondary information as per AS 17 should be disclosed in respect of the segment if the thresholds prescribed in AS 17 are met। मतलब बिजनेस सेगमेंट का अगर मीट होता है तो उसको डिस्क्लोज करना है, लेकिन अगर ज्योग्राफी सेगमेंट की बात करें, ठीक है, तो वो तेरी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है, वो तेरी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है। तो इन लोगों ने हमको एक और गाइडलाइन क्या दिया है कि अगर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है और वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होने के बाद में आपकी एंटरप्राइज का 10% या उससे ज्यादा का रेवेन्यू उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल सेगमेंट में अगर है तो उसको भी तुम रिपोर्ट कर सकते हो, ये तुम्हारा चॉइस है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी तेरे को, लेकिन तू मेंटेन कर रही है ना ज्योग्राफी के हिसाब से, अगर तेरे को डिस्क्लोज करना है तो तू कर सकती है, लेकिन फिर उसका एक्सटर्नल सेल्स जो है, एक्सटर्नल इंटरनल नहीं,
वो एक्सटर्नल कस्टमर को जो सेल है वो 10% होना चाहिए एंटरप्राइज रेवेन्यू का। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूं, तो अगर आप बिजनेस सेगमेंट आपका प्राइमरी है, क्या प्राइमरी है? बिजनेस सेगमेंट आपका प्राइमरी है। ठीक है ना? और उसके बाद में आपके पास में ज्योग्राफी सेगमेंट भी है, ज्योग्राफी भी है। ठीक है, तो ज्योग्राफी सेगमेंट अगर आपके पास में है, तो ज्योग्राफी सेगमेंट में अगर कोई सेगमेंट ऐसा है जो एंटरप्राइज रेवेन्यू का 10% उसका एक्सटर्नल कस्टमर्स को अगर रेवेन्यू है, तो इसको आप एडिशनली डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है, वो चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस सेगमेंट। लेकिन अगर ये थ्रेशोल्ड वो नहीं मीट कर रहा है, तो फिर मत रिपोर्ट कर। मोर इंफॉर्मेशन इज डेंजरस। कोई डाउट? पक्का? ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा एग्जाम वो है। ठीक है, इसको तुम एक बार एलडीआर मार्क भी कर लेना, पढ़ के जाना, ये कंसेप्ट है थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ो। हाँ, अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे आखिरी 11 के बाद में आपका सब होमवर्क है। 11 और 12 ये दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी पूरा आपका रेस्ट ऑफ द बुक होमवर्क है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछना। ठीक है, फटाफट फटाफट हम लोग 11th पे आते हैं। एक बार सब लोग आ गए क्या 11th पे? हम लोग खुद सॉल्व करते हैं। थ्योरी तो हमने एसएनडब्ल्यू करना ही है। ठीक है, हमको लिखना है थ्योरी में हम लोग कैसे थ्योरी को फ्लो करेंगे एज पर AS70 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, सेगमेंट रिपोर्टिंग विल हैपन इन by two formats. One is business segment format, other one is geographical segment. If whatever segment we is follows, it is based on primary risk. ठीक है, उसके बाद में हम बोलेंगे there are three tests. ठीक है, first is revenue test in which each segment, ठीक है, who has an revenue internal plus external which is 10% or more of the total internal plus external revenue of the all segments put together. That means segment, so total segment revenue. ठीक है, then those segment are reportable. सेकंड हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाला। ठीक है, इफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी सेगमेंट इन एब्सोल्यूट इज 10% और मोर ऑफ द ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, aggregate amount of all the profits from profitable segment, aggregate amount of all the loss from loss segment in an absolute figure. ठीक है, whichever is higher उसका ग्रेटर, ऐसा करके थ्योरी लिख देना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उसके पास 6 सेगमेंट्स हैं। टोटल रेवेन्यू, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, प्रॉफिट और लॉसेस, एसेट्स आर स्टेटेड बिलो। ठीक है, अब इसमें सेगमेंट एल है, एम है, ऐसे अलग अलग है। ठीक है, इंटर सेगमेंट सेल दिए हुए, एक्सटर्नल सेल्स दिए हुए, इसका टोटल आप निकालोगे तो आपका टोटल सेगमेंट रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, वो टोटल करो जरा कितना था, 12,300 4,200 कितना हुआ? हाँ, 16,500। और ये करो 11,250, उसके बाद का 4,000, उसके बाद का, उसके बाद का 2,250 टोटल। हाँ हाँ, 45 4,5,750। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका 10% कितना आया, 457.50। कौन कौन पास हो गया? ये पास हो गया, क्या था? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 4575.0। ठीक है, ओके, 4575। तो एल आ गया है ना, ये आ गया और ये आ गया, ये आ गया, करेक्ट है, 4 आ गए, एल एम ओ पी। ठीक है, एल एम ओ पी। फिर आते हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट वाले कितने हैं? 3,000, 4,500, 5,900 और 6,500। ठीक है, 6,500 या फिर 1,500, 750, कितना हुआ? 2250। ठीक है, इसका 10%, ऑब्वियसली इसी का आएगा ना। कितना आ रहा? 6,000 आ रही क्या? ठीक है, 6,000, 10% कितना हुआ? 600।
ओके है ना। अब कितने लोग 600 पास करते हैं? ये हाँ सभी पास कर रहे हैं ना? क्या मैडम? ऑल आर पासिंग प्रॉफिट लॉस, करेक्ट है। तो फिर एसेट्स का भी निकालना है बढ़िया, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिए तो, लेकिन बाद में अपन वैसे ही कंक्लूड करेंगे, एक बार चेक करो। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने थ्रेशोल्ड निकाल लिया, जरूरत नहीं है थ्रेशोल्ड निकालो कैसे भी करो, एक ही बात है। देखो LMOP क्लियरली सेटिस्फाई करता है रेवेन्यू और एसेट का टेस्ट, है ना। एंड डज नॉट सेटिस्फाई रेवेन्यू टेस्ट बट इट सेटिस्फाई एसेट टेस्ट एंड इट इज रिपोर्ट। क्यू डज नॉट सेटिस्फाई रेवेन्यू टेस्ट और द एसेट टेस्ट बट इट डज सेटिस्फाई प्रॉफिट टेस्ट। सेगमेंट Q is also reportable segment, hence all segment are reportable segment। इन्होंने क्या है, अलग अलग सेगमेंट वाइज अलग अलग चीजों में पहले कंक्लूजन दिया है। जैसे कि इन्होंने रेवेन्यू का कंक्लूजन दिया है कि रेवेन्यू के टेस्ट कौन कौन पास कर रहे हैं, LMOP। फिर प्रॉफिट की टेस्ट सारे पास कर रहे हैं। फिर एसेट की टेस्ट कौन कौन पास कर रहा है, निकाल लो इसका भी, क्यू को छोड़ के, वही उन्होंने लिखा है। फिर अल्टीमेटली क्योंकि सभी लोग प्रॉफिट लॉस का टेस्ट पास कर रहे हैं और एनी वन टेस्ट पास करना है तो वो। अब इन्होंने ये भी देख लो एक बार अपने माहिती के लिए कि थ्रेशोल्ड इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, कुछ भी नहीं, उन्होंने परसेंटेज निकाल दिया। तो बंद करना भाई गेट को, ठीक है ना। परसेंटेज सेगमेंट सेल्स और टोटल सेल्स, ठीक है। तो टोटल सेल्स हमारा निकाला था हमने कितना, 45750 निकालो, बोलो एल का परसेंटेज कितना हुआ, 16500 डिवाइडेड बाय 45750 कितना आता है, ये डिवाइडेड बाय ये, हाँ 36065 परसेंटेज, देखो ठीक है ना, 36.66 आएगा। ठीक है, कुछ गलत बोला क्या आपने? अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद में निकालो एम का, 11250 डिवाइडेड 45750, हाँ परफेक्ट है। इस तरीके से इन्होंने हर इसका टोटल निकाल के परसेंटेजेस निकाल दिए और अब देख लिया कितने कितने 10-10% के मैच हो रहे। ठीक है, कितने की, हाँ हाँ चलता है, वैसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ बोला नहीं ना उन्होंने यहाँ पे, चलता है वो, आप अपने सबसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कौन कौन है, सिर्फ ये वाला नहीं है ना। यहाँ पे कौन कौन है, सारे हैं। यहाँ पे कौन कौन है, ये वाला नहीं है, समझा ना। ठीक है, जो मैंने नोटिस किया है वो, अगर वो बोलता है ना कि अकाउंटेंट ने बोला है कि सिर्फ ये सेगमेंट वो है, बताइए अकाउंटेंट सही बोल रहा है क्या, वो टाइम पे वो ये परसेंटेज नहीं निकालता है। जब अकाउंटेंट वाला बात नहीं है और वो बोलता है कि आपको एडवाइस करना है तो वो लोग परसेंटेज निकालते हैं। तो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो, जब वो एडवाइस मांग रहे हैं तो परसेंटेज फॉर्म में चीज करो और फिर प्रॉपरली नीचे टेबल के नीचे एडवाइस दो। अगर वो बोल रहे कि अकाउंटेंट ने ये व्यू दिया, बताइए अकाउंटेंट का व्यू राइट है रॉन्ग है, तो आप अमाउंट के बेसिस पे कर सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट सेगमेंट रिजल्ट्स। ठीक है, सेगमेंट रिजल्ट निकालने हैं, कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, सेगमेंट रिजल्ट निकालने हैं, मतलब सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एसेट। ठीक है, अब देखो हम लोग यहीं पे निकाल, ध्यान देना बेटा, सेगमेंट ए बी और सी है तीन, इनका डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू दिया, ये तो एज इट इज लेंगे अपन। ठीक है, फिर एंटरप्राइज का रेवेन्यू दिया है 1,10,000, ये अलोकेबल है, उसका रेशियो दिया है, इसको बांटना पड़ेगा 5:4:2 में बांटना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा आ गया रेवेन्यू, ये रेवेन्यू आ गई। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शंस विद अदर सेगमेंट, मतलब इंटर सेगमेंट, ये भी तुम्हारे रेवेन्यू में आता है, ये दिया हुआ है। तो इनका टोटल अगर करोगे तो आ जाएगा सेगमेंट रेवेन्यू। कोई डाउट है क्या यहां तक? फिर नीचे आते हैं, अब एक्सपेंस में देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तुमको एज इट इज दिए हुए हैं, एंटरप्राइज के अलोकेबल एक्सपेंस दिए, इसको भी बांटोगे। ठीक है ना। और तुम्हारे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांजेक्शंस विद अदर सेगमेंट है, वो भी तुम डायरेक्टली ऐड कर लोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेगमेंट एक्सपेंस। ठीक है, 1 2 3, इनका सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एसेट एक्सपेंस इज इक्वल टू सेगमेंट रिजल्ट। देखो सेम किया है, 1,10,000 को बांटा है, ये सेगमेंट रेवेन्यू टोटल आई है, फिर इसको बांटा है, फिर ये तुम्हारी टोटल आई है और अल्टीमेटली रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब क्वेश्चन आपके होमवर्क है।